तो हमारा आगे का है विश्लेषण तथा संचयन करना, यानी कि विश्लेषण करके और संश्लेषण करके क्या कर सकते हैं हम सामग्री को पढ़ा सकते हैं। और मूल्यांकन करना, मूल्यांकन एक अच्छी विधि होती है। जब मूल्यांकन कोई भी कार्य हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं भी वो कार्य ठीक प्रकार से हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए हमें जांच करनी होती है, उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन करना। फिर है पुनरावृत्ति, यानी कि दोबारा से दोहराना एक बार, ताकि बच्चे को अच्छी तरह से समझ आ सके। शिक्षण कार्य में कलात्मक बनी रहे और शिक्षार्थी इसका पूर्ण लाभ उठा सके, इसके लिए शिक्षार्थी को कुछ शिक्षण सूत्रों का निर्माण किया जाता है। यानी कि कुछ सूत्र है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, शिक्षार्थी को शिक्षा दी जाती है। यानी कि शिक्षार्थी के लिए भी शिक्षा बोझ ना बने, इसके लिए भी सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो सूत्र हमारे हैं सरल से कठिन की ओर। सरल से, यानी कि जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो हम पहले उसको सरल काम देते हैं। यानी कि पहले हम कहते हैं कि ऐ बनाओ, ये ऐसे बनाओ, फिर जाकर ऐ डंडा खींचो, फिर ऐसे खींचो, ये ऐ बन जाएगा। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि उसको जो पता है उससे अज्ञात की ओर, जो उसको नहीं पता है उसकी ओर ले जाना। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण जो पूर्ण है उससे लेकर पूरे अंश की ओर ले जाना। फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर, जो भी वो नहीं जानता है उससे लेकर निश्चित की ओर ले जाना, यानी कि अनिश्चित से निश्चित की ओर ले जाना। प्रत्यक्ष से लेकर अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से लेकर सामान्य की ओर, और विश्लेषण से संश्लेषणात्मक की ओर। अब आप करते हैं, शिक्षण का एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसमें विद्यार्थी मिलकर एक उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। शिक्षण प्रक्रिया में 3 आधारभूत तत्व हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। यानी कि 3 जो होते हैं वो मेन होते हैं। पहला कौन सा होता है, शिक्षण, यानी कि शिक्षण टीचिंग। दूसरा होता है महत्वपूर्ण है छात्र, और तीसरा है पाठ्यक्रम। तो आप चोट में भी आ सकते हैं इसको TSC, यानी कि क्या होते हैं, 3 महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व होते हैं। शिक्षक एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा विद्यार्थी उद्देश्यों की प्राप्ति व सफलता प्राप्त कर सकता है, उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है, उसमें सफलता ला सकता है। और शैक्षिक प्रक्रियाओं का एक आधारभूत तत्व है जिसके अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। यानी कि शिक्षक एक मेन तत्व होता है जो क्या करता है, छात्र को शिक्षा देता है और उसको उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आधारभूत तत्व बनता है। फिर आता है शिक्षार्थी, यानी कि स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी बिना संभव ही नहीं है। अगर विद्यार्थी नहीं होएगा तो हम शिक्षा किसको देंगे, इसलिए शिक्षार्थी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है इस तत्व का। यानी कि शिक्षार्थी के द्वारा ही हम शिक्षा को दे सकते हैं, शिक्षा प्राप्त करनी है। पाठ्यक्रम, शिक्षण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण तत्व तथा प्रमुख पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम की एक साधन है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को शिक्षा देता है तथा शिक्षण प्रक्रिया चलती है। यानी कि पाठ्यक्रम एक ऐसा रास्ता है जिस पर हमें क्या करना है, दौड़ना है। दौड़ने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी, वो हमारा लक्ष्य नहीं होकर हमारा रास्ता बनता है। यानी कि पाठ्यक्रम क्या हुआ, रास्ता हुआ। अब है लर्नर प्रैक्टिस स्केच, यानी कि अध्येता, यानी कि अध्ययनकर्ता की विशेषता क्या होनी चाहिए। अध्ययनकर्ता देश का भावी कर्णधार होता है। निश्चित
जो अध्ययन करता होता है जीवन महत्वपूर्ण काल है। जन्म से लेकर जो बालक अबोध होता है वह शिक्षा के द्वारा उसके जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए क्या करता है, निर्धारित किया जाता है, उसकी वृद्धि विकसित की जाती है। अध्येता जीवन के मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ काल है। ये भावी जीवन की आधारशिला है, यानी कि जो अध्ययन करता है वो ही क्या करता है, आगे जाकर भावी आधारशिला बनने वाली है हमारी। तो मनुष्य कुछ जो भी सीखता है वह आजीवन उसके काम आता है। अध्येता यानी कि अध्ययनकर्ता का जीवन मनुष्य के जीवन की एक विशिष्ट अवस्था होती है। अब अध्ययनकर्ता का उद्देश्य मात्र शिक्षा ग्रहण करना यानी कि विद्या ग्रहण करना नहीं होता, वरन ज्ञान की में वृद्धि करना, शारीरिक मानसिक विकास करना, चरित्र सद्गुणों की वृद्धि भी करना, और उसका लक्ष्य होता है यह वह काल होता है जिसके सहयोग, प्रेम और सत्य वाचन व सहानुभूति, साहस आदि के गुणों का विकास किया जाता है। अनुशासन और शिक्षाधार आदि प्रवृत्तियां इसी समय जन्म लेती हैं। यानी कि एक अध्ययनकर्ता हमारे लिए क्या हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण काल भी होता है और अध्ययनकर्ता भी महत्वपूर्ण होता है। अब हमारा है अध्ययनकर्ता के जीवन की ज्ञान अर्जन। अध्येता जीवन ज्ञान अर्जन करता है, यानी कि सारा जीवन क्या करता है, वो अपना ज्ञान ही अर्जन करता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अध्ययनकर्ता के जीवन में महापुरुषों के चरित्र अनुभवों का अनुसरण करता है, यानी कि महापुरुष जो भी होते हैं उनके जीवन का अनुसरण करते हुए वह आगे बढ़ता है। और विद्या प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़ा त्याग, कठोर परिश्रम करना पड़ता है, यानी कि उसको नींद, प्यास, भूख आदि सब त्याग कर क्या करनी पड़ती है, त्याग कर परिश्रम करना पड़ता है। फिर कहता है अध्येता के जीवन में साथ साथ चरित्र का विकास भी महत्वपूर्ण होता है। अध्येता के जीवन में विद्या तो हमें मिलेगी साथ में, और विद्या के साथ साथ हमें क्या चाहिए, महत्वपूर्ण होता है उसका चरित्र का विकास होना, यानी कि उसके चरित्रिक गुणों का विकास होना। अध्येता के यानी कि अध्ययनकर्ता के जीवन में चरित्र के निर्माण का विशेष बल दिया जाना चाहिए। अध्येता में वे सभी गुण होते हैं जो एक तपस्वी में होने चाहिए, यानी कि अध्ययनकर्ता में के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं उस समय में हमें तपस्वी के गुण प्राप्त हो जाते हैं। यदि उसमें से यह गुण निहित है कि अन्य गुणों का विकास स्वतः ही हो जाएगा। जीवन में अध्ययनकर्ता का प्रमुख गुण कौन सा है, एकाग्रता। अगर एकाग्रता है तो सभी गुण अपने आप ही विकास पे आ जाएंगे, यानी कि अगर एकाग्रता नहीं है उसके अंदर पढ़ने की भी और कुछ करने की, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अध्येता को सुख की ओर नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि विद्या तपस्या मांगती है, यानी कि हमें क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। विद्या क्या मांगती है, सुख नहीं मांगती, आराम नहीं मांगती, वो क्या मांगती है, तपस्या मांगती है। अर्थात अध्ययनकर्ता के 5 गुण होते हैं। यथा कोए जैसी दूरदृष्टि। 5 गुण कौन कौन से होते हैं, कोए जैसी दूरदृष्टि होनी चाहिए, बगुले जैसी एकाग्रता होनी चाहिए, कुत्ते जैसी ही हल्के नींद होनी चाहिए, अल्पहारी और गृह त्यागी होना चाहिए। यानी कि ये 5 गुण अगर अध्ययनकर्ता के अंदर होते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। फिर करते हैं हम शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक।
शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यदि शिक्षण को प्रभावशाली नहीं होगा तो शिक्षार्थी क्या करेगा, विद्यार्थी जो होगा वो सीख ही नहीं पाएगा। और अंत में अधिकता हेतु शिक्षण को प्रभावी होना आवश्यक है। जो कारक शिक्षक को प्रभावित करते हैं वह निम्नलिखित रूप से वर्गों में विभाजित किया जाता है। स्वायी कारक, बौद्धिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक, यानी कि पर्सनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। पर्सनल फैक्टर होती हैं हमारे, इसके अंतर्गत वे स्थिति आती है जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक से सीधी तरह से संबंध होता है, यानी कि यहाँ पर टीचर है, टीचर से क्या है, छात्र का सीधा संपर्क हो, प्रत्यक्ष रूप से संबंध हो। ऐसी स्थिति में निम्न प्रकार से हो सकती हैं। जब पारिवारिक परिस्थितियाँ और विद्यालयीय परिस्थितियाँ, पहली है पारिवारिक परिस्थितियाँ और दूसरी है विद्यालयीय परिस्थितियाँ। पारिवारिक परिस्थिति के अंतर्गत बहुत सी बातें आ सकती हैं, जैसे कि घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति कहते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर कहते हैं, वहाँ पर पति पत्नी का संबंध, संतान के प्रति दायित्व कहते हैं, माता पिता के परिवार के साथ साथ संबंध कैसे हैं, हाँ, और शिक्षक और शिक्षार्थी। और इसी प्रकार से विद्यालय, यानी कि जहाँ पर हम विद्या ग्रहण करते हैं वहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध कैसे है। अगर कठोर है तो विद्यार्थी सीख नहीं पाएगा। शिक्षक के अपने साथियों के साथ संबंध, यानी कि जो शिक्षक है अपने साथियों के साथ संबंध, यानी कि एक टीचर का दूसरे टीचर के साथ कैसा रिलेशन है। शिक्षक के शाला प्रधान व प्रशासक साथ संबंध, इस प्रकार अन्य बातें भी आती हैं, यानी कि जो भी उसकी पाठशाला है यानी कि विद्यालय है उसमें उसका कैसा प्रशासक के साथ कैसा संबंध है। ये सभी बातें क्या है, शिक्षक के मन को अनुकूल और प्रतिकूल प्रभावित करती है। यानी कि दो कारक थे, पहला क्या था, पर्सनल कारक। पर्सनल कारक में पारिवारिक और विद्यास्थली आ गई। अब है बौद्धिक कारक। बौद्धिक कारक यानी कि बौद्धिक कारक देखिए, ऐसा एक अमूर्त तत्व है जिसमें रचनात्मक कौशलों के लिए संबंधी महत्वपूर्ण है। यह वह कारक है जो अधिगम के लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण है उतना ही शिक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी कि सीखने के लिए महत्वपूर्ण है तो सिखाने के लिए भी महत्वपूर्ण हुआ। सीखने के लिए और सिखाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब शिक्षक स्वयं को कक्षा में परिस्थिति के अनुसार बदल सके और वह कार्य उस समय संभव नहीं हो जब शिक्षक की पकड़ बुद्धि ना हो। यानी कि शिक्षक को क्या होना चाहिए, उसी के जैसा वातावरण हो उसी के अनुकूल क्या कर ले, वो अपने आप को बदल ले, यानी कि ढाल ले। अगर विकलांग बच्चे हैं तो उसको किस प्रकार से पढ़ाना है, अगर किसी बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो उसको बच्चे को किस प्रकार से हमें शिक्षण देना है, तो वो अपने आप को वातावरण के अनुसार बदल ले। फिर कहता है अधिक नहीं तो प्रत्येक कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे मिल जाते हैं जो बौद्धिक बुद्धि से अधिक प्रखर होते हैं, यानी कि बहुत ही तेज होते हैं, फटाफट काम करके दिखाते हैं। तो विद्यार्थी की जिज्ञासाओं को भी शिक्षक शांत कर सकता है। अब उनकी जिज्ञासाओं को कौन शांत करेगा, शिक्षक शांत करेगा। इसीलिए जो स्वयं ही बुद्धि बौद्धिक दृष्टि से प्रखर हो, यानी कि शिक्षक को भी क्या होना चाहिए, बौद्धिक दृष्टि से प्रखर होना चाहिए। अब कहता है शिक्षार्थी को शैक्षिक समस्या का समाधान उसी समय कर
सकेगा। यानी कि अगर वो पकड़ बुद्धि होएगा तो क्या होएगा, बौद्धिक बुद्धि के में पकड़ होएगा तो वो समस्याओं को मिनट में सॉल्व कर देगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उपकल्पनाओं को उतार सकेगा, यानी कि उनकी जो भी योग्यता होगी उसको और भी ज़्यादा उभार देगा। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल सकेगा, निर्णय ले सकेगा कि कहाँ तर्क काम करेगा और कहाँ अनुभव, यानी कि समय के अनुसार बदलकर वो बुद्धि का उपयोग भी करना सीखेगा और अनुभव का भी प्रयोग करना सीखेगा। यदि कोई ऐसी बात है जो स्वयं नहीं जानता तो वह उसे स्वयं जल्दी सीख कर विद्यार्थियों को बता सकेगा। यानी कि अगर उसे कुछ नहीं पता है तो वो क्या कर सकेगा, सीखेगा और फिर विद्यार्थियों को बताएगा। आप कहते हैं मनोवैज्ञानिक फैक्टर। मनोवैज्ञानिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? मनोवैज्ञानिक होते हैं अभिक्षमता, रुचि और अभिवृत्ति, मूल वृत्तियाँ, सहज प्रवृत्तियाँ और भावना ग्रंथि। यानी कि अभिक्षमता रुचि के अनुसार, अभिवृत्ति, मूल प्रवृत्तियाँ, सहज प्रवृत्तियाँ, भावना की ग्रंथियाँ। तो अभिक्षमता शिक्षक की यह अंतर्निहित शक्ति होती है कि अभिक्षमता क्या होती है? अभिक्षमता शिक्षक जो होता है उसकी शक्ति होती है वह किसी भी कार्य को के प्रति उन्मुख करती है, यानी कि झुकाव करती है उसका, और इसी आधार पर वह इंजीनियर के कार्य को भी पसंद करता है। यदि कोई डॉक्टर तो कोई डॉक्टर का, यानी कि अगर जैसे कि अभिक्षमता यानी कि कार्य करने के प्रति उन्मुख होना, कोई भी कार्य करने के प्रति झुकाव होना, यानी कि उसके प्रति अट्रैक्शन होना, इंजीनियर का काम करना पसंद करना या फिर डॉक्टर का काम करना पसंद करना। तो कोई अध्यापन का काम। रुचि एक ऐसा तत्व है जो किसी भी बात को सीखने में, किसी भी काम को करने से पूर्व आवश्यकता होती है। यानी कि शिक्षक जितना भी बुद्धिमान और अभिक्षमता वाला क्यों ना हो, अगर उसको पढ़ाने में रुचि नहीं है तो वह कक्षा में शारीरिक रूप से नहीं चला सकेगा, यानी कि अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाएगा। अभिवृत्ति होती है एक ऐसा प्रगाढ़ रूप होता है जिसके कार्य में हमारी रुचि लेती है और रुचि लेते लेते हमारी अभिवृत्ति बन जाती है। यानी कि हमें अगर ड्राइंग करना पसंद है, हम ड्राइंग करते 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 हमारी क्या बन जाएगी, अभिवृत्ति बन जाएगी। ही आगे आता है मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग। मूल प्रवृत्तियाँ यानी कि संवेग हमारे इमोशन। संवेगों के भी दो रूप होते हैं, यानी कि दो रूप देखे जाते हैं। एक होता है जिज्ञासा, यानी कि जिज्ञासा जो भी हमें जानने की इच्छा होती है। दूसरा है साहस और धनात्मक और घृणा, भय, ऋणात्मक। धनात्मक संवेगों की कार्य करने वाले मन में रचात्मक और ऋणात्मक संवेगों की प्रतिक्रिया या ध्वस्तात्मक होती है। यानी कि जो धनात्मक संवेग होते हैं वो रचात्मक होते हैं, यानी कि हमारे अंदर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ योग्यता छोड़ के जाते हैं। जो ऋणात्मक होते हैं वो क्या करते हैं, धनात्मक होते हैं, हमें क्या कर देते हैं, विनाश की ओर लेकर जाते हैं। भावना प्रवृत्ति ग्रंथियाँ भी शिक्षण की प्रतिकूल रूप में प्रभावित करती है। जब कोई अच्छा शिक्षक स्वयं को सब श्रेष्ठ समझने लगता है तो उसमें अहंकार की भावना आ जाती है और अहंकार बढ़ने के कारण अध्यापन से टूट जाता है। अध्यापन टूटने से अध्यापन की धीरे धीरे कुशलता कम होने लगती है और उसके कारण जो उसने अर्जित की थी ना, वो अहंकार के कारण उसकी खत्म हो जाती है। यानी कि भावना ग्रंथियाँ हमारे अंदर धीरे धीरे अहंकार की भावना आना। फिर है नेक्स्ट टॉपिक हमारा शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण की विधियाँ
शिक्षण की विधियाँ होती हैं। आगमन विधि सबसे पहली है हमारी आगमन विधि। यह विधि क्या होती है कि सूत्र से लेकर विशिष्ट सामान्य की ओर स्थूल से सक्षम की ओर प्रयोग किया जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी को उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। आगमन क्या होता है? आगमन होता है पहले उदाहरण देते हैं, फिर हमें परिभाषा दी जाती है। यानी कि पहले बच्चे को बताया जाता है गाय की आकृति के बारे में, फिर गाय के बारे में बताया जाता है। निगमन विधि। निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि इससे अपोजिट होती है। पहले हमें परिभाषा दी जाती है और फिर हमें उदाहरण दिया जाता है। यानी कि अगर हमें गाय के बारे में या फिर किसी भी पशु के बारे में बताना है तो पहले हमें उसकी परिभाषा बतानी पड़ेगी। विकास करती है, 4 पैरों वाली होती है, तो वो क्या है? गाय है। फिर हम उसका आकृति दिखाकर बच्चों को क्या करते हैं? उदाहरण दिखाते हैं। फिर कहते हैं अन्वेषण यानी कि खोज विधि। शिक्षण सूत्र में विश्लेषण व संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी कार्य प्रयोग के बिना अधूरा होता है। अगर शिक्षण में भी प्रयोग नहीं होता तो क्या है? शिक्षण हमारा अधूरा हो जाता है। यह विधि विद्यार्थी को प्रत्येक तथ्य की खोज स्वयं प्रयोग करते हैं और स्वयं तथ्य को संबंधित जानकारी जुटाना, यानी कि स्वयं ही खोजना और स्वयं ही ढूंढना। निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि होती है यह विधि शिक्षक स्वयं न बताकर बालकों को निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। निरीक्षण विधि में क्या होता है? जो शिक्षक होता है वो क्या करता है? विद्यार्थियों को स्वयं ना बताकर खुद करने के लिए प्रेरित करता है। 5वीं है बोध प्रणाली। यह बोध प्रणाली पठन प्रणाली का आध्यात्मिक महत्व है। प्रारंभिक स्तर पर बोध प्रणाली का अर्थ शिक्षा में पठन क्रिया में लगे समान पठन दृष्टि व पठन क्रिया बोध और ज्ञान और कौशल में हो सके। यानी कि बोध प्रणाली उनको बोध कराना। जैसे कि हम कविता पढ़ा रहे हैं तो कविता के अंदर के भाव को समझाना ही क्या होता है? बोध प्रणाली। सामूहिक पाठन क्रिया यानी कि सामूहिक पाठन क्रिया। जैसे कि क्लास में हम समूह में क्या करना? पठन की क्रिया होती है। ये सब प्रथम संपूर्ण कक्षा में छोटे छोटे पद व बाल गीतों को पाठन करते थे। यानी कि कविताओं को याद करने के लिए पठन करना। फिर आती है यांत्रिक प्रणाली। यांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत एक विशिष्ट स्थान होता है। यानी कि इसका एक विशिष्ट स्थान है। ये कंप्यूटर शिक्षा आदि विद्यालयों में आवश्यक अंग बनती जा रही है। यानी कि यांत्रिक शिक्षा कंप्यूटर की शिक्षा होगी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिक्षा दिया जाना। यानी आगे है हमारी प्रश्नावली प्रणाली। प्रश्नावली प्रणाली में माध्यम में बच्चों के एक बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। हर्बर्ट जो स्पाइनर है, ये क्या है? महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। अनुसार कठिन से कठिन विषय को भी सामान्य रूप से प्रश्न उत्तर के द्वारा बच्चों में समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो वह सहजता से समझ जाते हैं। यानी कि उनके प्रश्नों को देना। फिर है क्विज प्रणाली। ये तो बहुत होती है स्कूलों में। क्विज प्रणाली में यह प्रणाली क्या होती है? इस प्रणाली के माध्यम से छात्र को सामान्य ज्ञान, देश विदेश की घटनाओं आदि के बोलने की क्षमता का विकास होता है क्विज प्रणाली के कारण। पुनरावृत्ति प्रणाली। पुनरावृत्ति यानी कि एक विषय को दोहराते रहने के बारे में स्मृति बनी रहे, यानी कि उसकी क्या है? याद रहे बच्चों को, इसलिए पुनरावृत्ति प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हमारी अभ्यास प्रणाली,
विश्लेषण प्रणाली, संश्लेषण प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली, ये प्रयोगशाला विधि और खेल विधि। जो छोटे बच्चों में क्या होती हैं, छोटी कक्षाओं में प्रयोग की जाती हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण की सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है? शिक्षण की सहायक सामग्री का प्रयोग इस प्रकार से पाठ में एक विकास में शिक्षक को उसका कार्य पूरा करने में सहयोग देती है। यानी कि एक चार्ट है, चार्ट के माध्यम से अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो क्या है, एक सहायक सामग्री कहलाती है जो शिक्षण में उसके सहायक होती हैं। तो शिक्षण सामग्रियाँ निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पाठ की रोचकता प्रदान करना, विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, गुण तथ्यों को समझने के लिए, अर्जित ज्ञान को स्थायित्व हेतु। और फिर है सहायक सामग्री के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं? शिक्षण की सहायक सामग्री के संबंध में जो भी कहा जाए उसके आधार पर हम मोटे तौर पर साधनों में अग्रभागों में बांट सकते हैं। यानी कि इसको आठ भागों में, 3 भागों में बांटा हुआ है वैसे तो। पहले वे साधन जिनके द्वारा दिखने व प्रभाव अधिक पड़ता है, वास्तविक रूप से जो हमारे सामने होते हैं, चित्र हो गया, प्रतिरूप हो गया, दृश्य हो गया, ये सभी साधन, वे साधन जो सुनकर शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है। यानी कि लघु कथा, अंतर कथा, दृष्टांत, श्रव्य साधन यानी कि सुनने वाले साधन। शिक्षण में सहायक साधनों में मिलजुल ला रूप भी हो सकता है, यथा टेलीविज़न, लघु नाटिका और सुनने का कार्य के साथ साथ चलता रहता है। यानी कि टेलीविज़न में सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। रेडियो क्या है, सुनाई देने वाले साधनों में होता है। अब है सहायक सामग्री का महत्व। सहायक सामग्री का महत्व होता है, इससे पहले हम कर लेते हैं कौन कौन सी सामग्रियाँ होती है। सब पहले जो मैंने आपको बताई, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्रियात्मक सामग्री, प्रयोगात्मक सामग्री। अब है शिक्षक सहायक सामग्री का क्या महत्व होता है। इससे अंश, व्याख्यान आदि स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि ये पाठ के अंश के व्याख्यान के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता, चित्र के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। शिक्षण को अंतर क्रियाओं को आदि को स्पष्ट ना किया जाए तो पाठ में रुचि बन पाना मुश्किल होता है। यानी कि समझ पाना मुश्किल होता है। छात्रों के विचार व शक्ति व कल्पना दोनों का विकास किया जा सकता है। यानी कि उनकी कल्पना शक्ति का, इमेजिनेशन को बढ़ाया जा सकता है और रुचि के माध्यम से किसी भी बात को जल्दी सीख पाता है। फिर है मूल्यांकन प्रणाली, जो महत्वपूर्ण होती है। तो लास्ट टॉपिक है हमारा मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया प्रयत्न व सफलता व आंशिक सफलता का जिस कारण से जिस रूप से पता लगाया जाता है उसी का नाम मूल्यांकन। शिक्षण में ही पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए प्रयत्नों की सार्थकता का पता लगाना ही शिक्षण का मूल्यांकन है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन पूर्व जो निर्धारित उद्देश्य होते हैं उनके प्रयत्नों की सार्थकता को बताना, यानी कि उसकी सार्थकता को बताना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन की प्रक्रिया, मूल्यांकन की प्रक्रिया शिक्षण के उद्देश्य की निर्धारित करना, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त परिस्थितियों को उत्पन्न करना। मूल्यांकन के साधन कौन कौन से हैं, उपकरण व तकनीक। शिक्षक का उद्देश्य, यानी कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, एक लक्ष्य, उद्देश्य एवं लक्ष्य
पाठ्यक्रम को सीखने की अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। ये 3 होते हैं, जैसे कि हमने टीचर वाला करा था उसी प्रकार से उद्देश्य, पाठ्यक्रम, सीखने के लिए और मूल्यांकन, ये 3 महत्वपूर्ण है। उद्देश्य को निर्धारित करना, सबसे पहले उद्देश्य को निर्धारित करना, ज्ञान बोधक परिस्थितियाँ पैदा करना मूल्यांकन के लिए, मूल्यांकन के उपकरण व तकनीकों को अपनाना, जैसे कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की किस सीमा तक की गई है। मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थी को प्रत्येक पहलू की जांच करनी पड़ती है। उसी प्रकार से है मूल्यांकन की युक्ति कौन कौन सी होती है। मूल्यांकन की युक्ति 2 प्रकार की होती है, एक तो निरीक्षण प्रधान और एक प्रशिक्षण प्रधान। निरीक्षण प्रधान जो युक्ति होती है जिसमें शिक्षार्थी के व्यक्तित्व व संबंधित पहलुओं का मूल्यांकन देख कर किया जाता है। देखे जाने वाले व्यवहार, रंग, रूप, मौखिक अभिव्यक्ति, बोलने का ढंग, सोचने का ढंग आदि सभी व्यक्तित्व रूप से देखे जाते हैं। और मूल्यांकन का प्रशिक्षण प्रधान युक्ति वो होती है जहाँ मुख्य भूमिका मूल्यांकन कर्ता की न होकर में मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकनकर्ता की भूमिका मतलब वो ना होकर, वहाँ पर ना होकर भी क्या करता है, मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का महत्व क्या होता है। मूल्यांकन से सार्थक और शिक्षण प्रभावी बनाया जा सकता है। मूल्यांकन से किसी भी प्रकार की निर्देशन संबंध नहीं है, यानी कि अभाव में निर्देशन नहीं दिया जा सकता, संबंध नहीं है। और मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। उसी प्रकार मूल्यांकन के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि शिक्षा या शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। तो थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये जो हमारा टॉपिक था शिक्षण अभिक्षमता वो पूरा हो गया और मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। और बस मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।